अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रंटलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप सभी को मालूम है कि हम पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में 6:30 पे कर रहे हैं। सो वंस अगेन करंट अफेयर क्लास के लिए हम मिल चुके हैं और आज है 5th ऑफ फरवरी और आज से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आपको कराता हूँ। और अगर किसी भी तरह की आपको डाउट आती है तो आप फ्रीली क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको मेंशन कर दूं तो फ्रंट लाइन की अगर आपको थोड़ी सी बात बताऊं तो फ्रंट लाइन एक लंबे समय से ऑफलाइन बैचेस लेते आ रहा है और बहुत सारे सिलेक्शन दिए हमने सेंट्रल और स्टेट के एग्जाम्स में। अभी हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है मुखर्जी नगर की ब्रांच पे, बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर की ब्रांच पे, ये मॉर्निंग में 8 AM पे सुबह 8 बजे का बैच है और 9th ऑफ फरवरी से ये बैच शुरू हो जाएगा। तो यानी ट्यूसडे से ये आपका बैच शुरू होगा, यानी मंगलवार से, कमिंग मंगलवार से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा सुबह 8 बजे 9 फरवरी से। तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह के आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो बिल्कुल आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिना समय को बर्बाद किए हुए हम आज आगे चीज़ों को लेके बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे तो कल कल बेसिकली मैंने आपको बताया भी था कि क्या कैंसर डे था। कब? तो आपका 4 फरवरी को हम कैंसर डे भी मनाते हैं और इस साल से यानी 2021 से 2021 से, हालांकि दिसंबर 10 तारीख 2020 में यूएन ने इस दिन को मनाने की घोषणा करी है, तो पहली बार हम एक डे मनाने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी, और हिंदी में इसको बोलते क्या है, मानव अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस। तो ये हर वर्ष अब हम मनाएंगे 4 फरवरी को। तो ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, इसको भूलना नहीं है। अब ये डे मनाने के पीछे रीजन क्या है? तो डे मनाने के पीछे रीजन क्या है कि बंधुता यानी भाईचारा को बढ़ावा देना, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति, धर्म और मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, तो इनके अंदर जागरूकता बढ़ाना ताकि वो एक साथ मिलकर जो मानव के बेसिक उद्देश्य होते हैं उनको क्या है प्रॉपर तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाएं। तो यही है लोगों को शिक्षित करना कि सहिष्णुता, बहुल्यवादी परंपरा, आपस में सम्मान और धर्मों धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुता को बढ़ावा देगी ना, देती नहीं है, देगी। तो इसको सिंपली क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चे, यूएन ने इसको शुरू करा है। और इस बार का थीम, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत होता है क्या थीम, कि थीम क्या रखा गया। तो 2021 में अब बच्चे 4 फरवरी को इसको शुरू किया गया। इसका थीम क्या है, अ पाथ वे टू द फ्यूचर। अ पाथवे टू द फ्यूचर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ पाथवे टू द फ्यूचर इसका थीम है। और अगर हम बात करें बच्चे तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल भी आपको जानना होगा, ये है बेसिकली एंटोनियो ग्यूटरस। इनको भी आप भूलिएगा नहीं, बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको क्या है ध्यान रखनी चाहिए। तो बिल्कुल इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर अगले इसका मैंने इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया, हिंदी वर्जन भी है आपके पास, तो जो आप सुटेबल हो आप उसको क्या है फॉलो कर सकते हैं। तो थीम की बात जैसा मैंने आपको बताया क्या है, अ पाथ टू द फ्यूचर, इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसको 2020 में बच्चे दिसंबर में इस डेट को मनाने की बात करी गई थी, ठीक है। तो इसको सिंपली समझना है। अभी तो फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है थीम क्या है और इसका मेन मोटो क्या है, ताकि जो हमारी डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के, एक दूसरे के सम्मान को एक दूसरे समझते हुए एक दूसरे के साथ डिग्निटी के साथ रहें, यही बेसिकली इसको मनाने का उद्देश्य है। इसको क्या करेंगे आप समझेंगे और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे बच्चे तो यूनियन मिनिस्टर कौन, तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, कोल एंड स्टील, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। बोलने का मतलब क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय पशुपालन मंत्री एवं केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी बेसिकली केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करें तो बेसिकली ये आपके जल शक्ति मंत्रालय के हेड हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया है, जो काऊ डंग होता है बच्चे, जिसको हम गोबर कहते हैं,
तो गोबर क्या है, अगर मान लीजिए गोबर है, अगर ये किसी हम बात करते हैं गांवों में, अगर ये जो काऊ डंग है, अगर गाय की गोबर को ऐसे ही कहीं फेंका जाए तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है और ये गंदगी कॉज करता है। तो गंदगी अगर होगी तो ऐसे में बच्चे हम तो साफ सुथरा नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये उद्देश्य भी है कि स्वच्छ भारत का अभियान चला हुआ है। तो स्वच्छ भारत ऐसे तो होगा नहीं, सिर्फ मानव का जो मल है उसको ही मैनेजमेंट करने से काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से ये जो पशु हैं, इन पशुओं के मल यानी गोबर को मैनेजमेंट करने के लिए बच्चे उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो बायोगैस के लिए बच्चे टैंक वैंक बनाना पड़ता है। अब यही कैसे काम हो रहा है, ये सारी चीजें बच्चे गोवर्धन स्कीम के तहत होती है। इन पे नजर रखने के लिए इन सभी मंत्रालयों ने मिलकर क्या किया है बच्चे, अभी एक नया पोर्टल की शुरुआत करी है। ठीक है, तो ये किससे क्या कर पाएंगे, जो गोवर्धन एक्टिविटी है, जो गोवर्धन स्कीम की एक्टिविटी है, उसको क्या कर सकते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे क्या है फ्रीली मेंशन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट आ गया है। चलिए अगले अगले इसमें मैं आपको मेंशन कर देता हूँ आगे गोवर्धन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो गोवर्धन का बच्चे उद्देश्य क्या है कि गांव में स्वच्छता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। ठीक है, तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करना मतलब क्या करना है बच्चे, तो जो मवेशी हैं उनके जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना। तो अब सीधी सी बात है कि आप उससे कुछ कह लीजिए कि हम उससे कुछ घरेलू ईंधन बना सकते हैं। ठीक है, बायोगैस से। तो इन चीजों का हम क्या है यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या है किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। तो जो खेतों में गोबर और ठोस कचरे का उपयोग खाद, बायोगैस, जैव सीएनजी के प्रबंधन में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। तो इससे बच्चे किसान और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और साथ ही साथ गांव को साफ रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी सी बात है, ताकि बच्चे जो गंदगी है वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन कंडीशन या जो हेल्थ कंडीशन है उसको क्या करती है, बिगाड़ती है। तो ये क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब ये गाय के बच्चे या जो भी हमारे कैटल हैं, उन कैटल्स के जो भी मल मूत्र हैं उनको हम क्या करेंगे, सिर्फ वो अब अपशिष्ट पदार्थ की तरह नहीं रहेगा, बल्कि उससे आय का स्रोत भी जनरेट किया जा सकता है। और इससे क्या होगा बच्चे, गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा रहेंगे, पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यानी पशुधन सुधार, स्वास्थ्य सुधार बने मतलब जो पशु है अगर वो भी साफ इन्वायरमेंट में रहेगा, साफ सुथरे तरीके से रहेगा, तो सीधी सी बात है वो भी क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। और आपकी जो नीड है, जो उससे आप जो भी चीजें आपसे डिराइव करते हो, मिल्क है या जो भी चीजें हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिलती रहेगी। तो सिंपली इन चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखते रहना है। अभी देखेंगे बच्चे तो 26 ऑफ, हालांकि मैंने आपको ये पहले मेंशन नहीं किया था क्योंकि मैंने 2 फरवरी को आपको क्लास लिया था, बट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 26 जनवरी को बच्चे क्या होती है, झांकी निकलती है। क्या निकलती है, झांकी निकलती है। कहाँ पे, तो ये बेसिकली दिल्ली के परेड में। अब यहाँ पे हर स्टेट अपने अपने कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे झांकियों को प्रेजेंट करते हैं। तो इस बार की झांकी में देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश की झांकी को फर्स्ट रैंक दिया गया है। फर्स्ट रैंक मतलब पहला पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे नंबर का बच्चा जो झांकी है वो कौन सा है, त्रिपुरा का है। और थर्ड नंबर की बात करें तो वो कौन सा है, उत्तराखंड का है। देवभूमि का उसमें प्रदर्शन था। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये भूलिएगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसमें क्या शो किया गया था, तो उसमें मतलब राम का शहर अयोध्या को शो किया गया है। और राम मंदिर की बात आपको तो मालूम ही है, बन ही रहा है राम मंदिर। ठीक है, ऐसी मैं मेंशन करूं बच्चे तो आज बेसिकली है क्या, 4th ऑफ, मैं यहां लिखता हूं दूसरे कलर से ताकि आपको चीजें बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आनी चाहिए। चलिए अगर मैं आपको मेंशन करूं तो आज है क्या, मतलब बेसिकली आज तो 5th हो गया। यस्टरडे अगर बात करें तो 4 फरवरी था। और इसी 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी जिसे बोलते क्या है, चौरा चौरी कांड। क्या बोलते हैं, चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी पुलिस स्टेशन कांड भी कई बार इसे बोल दिया जाता है। तो चौरा चौरी में बच्चे पुलिस वालों को क्या किया था, गांव के लोगों ने उन्हें बंद करके वहीं पे जला दिया था। किसके, तो कुछ प्रोटेस्ट की एक्टिविटीज थी इस कारण से। और इसी के बाद देखोगे तो चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी ने जो अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला रहे थे,
ठीक है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया, जिससे कांग्रेस में नाराजगी हुई और गांधी जी भी टूट गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। तो अभी देखोगे उसको 100 साल कंप्लीट हो गए उस घटना को हुए। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चे वहां पे चौरी चौरा में इस 100 ईयर होने पे वहां पे बच्चे क्या है उद्घाटन किया है बेसिकली, और कुछ चीजों का। और यहाँ पे बच्चे चौरी चौरा के नाम से एक स्टैंप भी इशू करा है। स्टैंप क्या होता है, तो बेसिकली आपने देखा होगा जो पोस्टल स्टैंप्स होते हैं, पोस्टल स्टैंप। तो पोस्टल स्टैंप की शुरुआत करी गई है 100 के उससे। ये भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चौरी चौरा यूपी का मतलब गोरखपुर शहर में पड़ता है। तो अगर बात आई है बच्चे यूपी की, तो मैं आपको कहें तो आपको मैं लोकेशन भी मेंशन कर देता हूँ कि आपका ये चौरी चौरा किस जगह पे है। तो ये अगर आप देख रहे होगे, अगर मैं आप ये मैप देख पा रहे होगे, ये बेसिकली जो रेड कलर से मैंने आपको डार्क किया है इसमें, ये बेसिकली गोरखपुर है। तो दिस इज बेसिकली गोरखपुर। इसी गोरखपुर में आपका शहर है जिसका नाम क्या है, चौरी चौरा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे बच्चे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। सिंपल से इन चीजों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये चीजें आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती रही हैं। ठीक है, और इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो लखनऊ है। और जो इसकी कैपिटल है बच्चे, वो किस नदी किनारे बसा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, गोमती रिवर किनारे। ठीक है, गोमती किसके ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंगा के ट्रिब्यूटरी है। ये गोमट ताल से शुरू होती है और जाके बच्चे गाजीपुर के पास, बेसिकली गाजीपुर वाराणसी के बगल में पड़ता है, उसी के पास जाके गंगा से मीट कर जाती है। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखें। तो बेसिकली गोमती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो किस बैंक की ट्रिब्यूटरी है, तो ये एलबीटी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये भी क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अगर हम बात करें बच्चे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 75। लैंग्वेजेस यहाँ पे देखोगे तो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज में है। एरिया की बात करेंगे तो एरिया इसका है 2,40,928। कहीं पे आपको 2,43,000 भी मिल सकता है। साथ में मैं आपको अगर इसके एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करूँ तो बच्चे ये 4th सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। सबसे फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, फिर है आपका महाराष्ट्र, और फिर आपका 4th नंबर पे पड़ता है यूपी। और अगर 5th पे बात करें तो आपका पड़ता है क्या, गुजरात। तो ये सिंपली इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये इजी चीजें हैं, इनको क्या कर सकते हैं आप, मेमोराइज कर सकते हैं। पॉपुलेशन की दृष्टि में देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में ही है। ठीक है, आगे मैं आपको मेंशन करूं तो बेसिकली यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, और वहां की जो गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये भी क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। अभी सर्बानंदन सोनोवाल जो बच्चे चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं है तो पढ़ा दूंगा, आसाम के। तो सर्बानंदन बच्चे सोनोवाल आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने अभी पहला फर्स्ट हेलीकॉप्टर ऑफ आसाम, तो हेलीकॉप्टर पोर्ट ना, तो इसको हमने बोला क्या, हेलीपोर्ट। क्या कहते हैं, हेलीपोर्ट। तो हेलीपोर्ट का बच्चे अभी उद्घाटन किया इन्होंने, कहाँ पे, वो भी शहर का नाम देखो तो तुम्हें तुरंत दिमाग में आ जाएगा, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, माजुली। और माजुली बच्चे शहर है कहाँ का, आसाम का। ठीक है, और अगर हम बात करें माजुली, तो बच्चे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, नदीय द्वीप, इसको भूलिएगा नहीं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, क्या करना है आपको, ध्यान रखना है। बहुत इजी सी बातें हैं, इनको भूलेंगे आप नहीं। बात क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अगर हम आगे की बात करें बच्चे, तो आगे आपका ये बेसिकली आसाम की बात आई है, तो आसाम को थोड़ा सा जान लेते हैं। आसाम हमारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। और अगर हम बात करें बच्चे, तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा स्टेट किस स्टेट को टच करता है और नहीं करता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर हम बात करें आसाम की बच्चे, तो आसाम एक साइड में बाउंड्री बनाता है भूटान कंट्री के साथ, दूसरी साइड में इंडियन कंट्रीज की बात करें तो बच्चे स्टेट की बात करें तो इंडिया कंट्री के स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ सीमा बनाता है, मणिपुर के साथ सीमा बनाता है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ सीमा बनाता है। और इस साइड में ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा बनाएगा। और
एडिशनली ये बांग्लादेश को भी क्या है, टच करता है। तो आप फाइंड आउट करेंगे कि आसाम वो स्टेट है जो सभी राज्यों को टच करता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये भी आपको भूलना नहीं है, सिंपल से चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। बहुत ईजी सी बातें हैं और ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट ये म्यांमार को टच नहीं करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बच्चे सर्बानंदन सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं बेसिकली जगदीश मुखी, ये भी आप भूलेंगे नहीं। महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले, अभी उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के पीछे रीजन क्या है कि उनको अब कांग्रेस का बेसिकली महाराष्ट्र का चीफ बनाया गया है। तो अब ऐसी कंडीशन में वो स्पीकर तो रह नहीं सकते। तो बच्चे ये विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ने क्या किया, रिजाइन दे दिया। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए स्पीकर को रिजाइन देना है तो वो रिजाइन किसको देगा। तो बिल्कुल अगर आप लाइव चैट में हैं तो आप इसे लिख दें, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं, जब भी स्पीकर रिजाइन देता है तो वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। दीज आर द सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको क्या करने हैं, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र की बात आई है बच्चे, तो महाराष्ट्र मैंने अभी जस्ट मेंशन किया है कि ये भारत का 3rd लार्जेस्ट स्टेट है। और कैसा स्टेट है बच्चे, कोस्टल स्टेट है, समुद्र को छूता है एक साइड में, अरेबियन सी को, ऊपर में देखेंगे तो गुजरात को टच करेगा, दूसरी साइड में बच्चे टच करता है बेसिकली मध्य प्रदेश को। ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन राज्यों को क्या करता है, ये छूता है। ठीक है, इसको बहुत सिंपली ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, जो कि कोस्टल स्टेट में पड़ता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर, सिंपली क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी आरबीआई बेसिकली सॉरी अभी सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट हुए हैं प्रवीण सिन्हा। ठीक है, मगर ये कैसे डायरेक्टर अपॉइंट हुए, तो इंटरिम डायरेक्टर बोलने का मतलब क्या है कि जब अभी जो ऋषि जी थे वो उनको उनको वो हट गए हैं, तो उनकी जगह पे अब कोई जब तक नया नहीं आता है तब तक प्रवीण सिन्हा जी क्या करेंगे, सीबीआई का कार्यभार संभालेंगे। तो सीबीआई के प्रेजेंटली इंटरिम डायरेक्टर कौन है, तो ये नाम आप भूलिएगा नहीं, बिल्कुल प्रवीण सिन्हा जी हैं। ये क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बेसिकली ये आईपीएस हैं गुजरात कैडर के, ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो सीबीआई की बात आई है, थोड़ा सा हम सीबीआई को भी जान ले, कई बार आपसे सीबीआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो सीबीआई का फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को, इसको आप भूलेंगे नहीं। और प्रेजेंट में बच्चे अगर बात की जाए तो प्रवीण सिन्हा जी ने किसको रिप्लेस किया है, बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट डायरेक्टर बने हैं वो, तो ऋषि कुमार शुक्ला को बच्चे उन्होंने क्या किया है, बेसिकली अभी रिप्लेस किया है। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे कोई आएगा तो मैं आपको इस न्यूज के साथ क्या करूंगा, मेंशन करूंगा। अभी मैं आपको मेंशन करूं बच्चे, भारत की यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है 25 साल की मात्र, कौन, तो कश्मीर की ये बेसिकली फीमेल है जिनका नाम क्या है, आयशा एजाज। तो आयशा एजाज बच्चे भारत की सबसे यंगेस्ट पायलट बन गई हैं, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इनको भी आप भूलिएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे आयशा एजाज की बच्चे फोटो भी शो कर दिया ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें ये सेटल होती जाएं और आप अपने एग्जाम को क्या है, क्लियर कर पाएं। ठीक है, तो इनको भी भूलेंगे नहीं, आप बहुत ईजी तरीके से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आयशा एजाज का मैंने बच्चे यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल आपको बता ही दिया, इतना ही जानना है आपको। हालांकि इनको देखोगे तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से इन्होंने पढ़ाई करी है, जिस और वहीं से इनको 2017 में लाइसेंस मिला है। तो बच्चे फ्रंट लाइन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये जो करंट अफेयर हमारी जो सीरीज है आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी। और अगर किसी भी तरह की आपको डाउट है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से अगर कोई भी प्रॉब्लम बनता है, आप अपने प्रॉब्लम्स को बताएं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एज सून एज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और हमारा जो बच्चे नया बैच है वो 9 फरवरी से है, जो कि सुबह 8 बजे होगा। ठीक है, और ये बैच बिल्कुल ऑफलाइन है, ऑफलाइन। ठीक है, सेंटर पे होगा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।